बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। देखें, हमने अभी तक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बड़ी डिटेल में डिस्कस की है और हमने डिटेल में ये बात डिस्कस की कि विद इन द बॉडी किस तरह से गैसेस को इनहेल और एक्सहेल किया जा सकता है। हमने सारी डिस्कशन में ये बात सीखी कि लंग्स वो रीजन है, वो बैग्स हैं, वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैसेस को आसानी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब सवाल ये है कि एट अ टाइम कितनी क्वांटिटी गैसेस की लंग्स के अंदर स्टोर की जा सकती है। फिर एक और अहम सवाल ये है कि एट अ टाइम कितनी गैसेस को साइकिल करवाया जा सकता है अमंग एनवायरनमेंट एंड द लंग्स। ठीक है। फिर हम एट अ टाइम कितनी गैसेस को इनहेल कर सकते हैं एट मैक्सिमम। हम एट अ टाइम कितनी गैसेस को एक्सहेल कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो रेस्टिंग कंडीशन में हम कितनी गैसेस को इनहेल करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितनी गैसेस को इनहेल करते हैं। ये जो सारे का सारा डेटा है विद रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ द गैसेस इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, और ऑब्वियसली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किसके थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू। दिस इज गिवन द नेम एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो मेजरमेंट्स हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस की अक्रॉस द लंग्स, ठीक है, इसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का नाम देते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हमें पल्मोनरी कैपेसिटी यानी लंग्स की टोटल कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। तो लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है इसके बारे में दो डिफरेंट टाइप के डिजिट्स आपको मिलते हैं। ये जो टोटल कैपेसिटी है 5000 ml है, या कुछ किताबों ने इसको 5800 ml लिखा है। ठीक है, 5000 ml या 5800 ml, 5 लीटर्स या इससे कुछ ऊपर है, बस आप सिंपली इतना याद रखें। तो ये टोटल अमाउंट है गैसेस की जो एट अ टाइम इनसाइड द लंग्स स्टोर की जा सकती है एट मैक्सिमम। अगर लंग्स को फुली इन्फ्लेट कर दिया जाए, मुकम्मल तौर पे हवा से भर दिया जाए, गैसेस से भर दिया जाए, तो हम ये देखेंगे कि लंग्स के अंदर एट मैक्सिमम जो गैसेस स्टोर की जा सकती है वो 5000 ml और कुछ किताबों के मुताबिक 5800 ml का डिजिट है। ठीक है भाई। तो ये वो क्वांटिटी है जो लंग्स के अंदर बड़ी आसानी से स्टोर की जा सकती है। अब ड्यूरिंग रेस्ट हम जो सांस ले रहे हैं हमें फील भी नहीं हो रहा, लेकिन हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो जिंदा है। ठीक है। तो रेस्टिंग कंडीशन में जो हम गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं इस कैपेसिटी को टाइडल वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। ये जो टाइडल वॉल्यूम है इसकी वैल्यू 500 ml, यानी रेस्टिंग कंडीशन में जो हम गैसेस को इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो है 500 ml। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि बाकी गैसेस क्या सारी निकल चुकी हैं लंग्स से? उसका आंसर है नो, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि अल्वियोलस के अंदर कुछ अमाउंट गैसेस की हमेशा स्टोर्ड है जिसको डेड एयर स्पेस बोलते हैं। ठीक है। अगर आप इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो ये वॉल्यूम रफली 2300 ml के करीब, ये रफली ये जो वॉल्यूम है ये 1200 ml के करीब जाएगा। ठीक है। लेकिन वो कैलकुलेशंस आपकी किताब में गिवन नहीं है, इसलिए अभी आप सिंपली इतनी बात याद रखें कि एक स्पेसिफिक अमाउंट है गैसेस का विच विल बी प्रेजेंट ऑल द टाइम इन द लंग्स, ताकि लंग्स बिल्कुल जो है ना कंप्रेस ना हो जाए, चिपक ना जाए इनकी वॉल्स एक दूसरे के साथ। इस अमाउंट ऑफ एयर को डेड एयर बोलते हैं और ये लंग्स के अंदर हमेशा से मौजूद है। इन एडिशन टू दैट जब हम गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो रेस्टिंग कंडीशन में जब हम सुकून से बैठे हुए होते हैं तो हम तकरीबन 500 ml के करीब गैसेस को इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। दिस इज गिवन द नेम एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर सारे की सारी गैसेस लंग्स से निकल गई तो लंग्स की वॉल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है भाई।
तो ये जो कंडीशन होगी ये फिर बड़ी मिजरेबल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब ये तो टाइडल वॉल्यूम है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें फील होता है हम सांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस का वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम 3000 ml मजीद गैसेस जो है ना वो हम बड़ी आसानी से इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, यानी एट मैक्सिमम हम 3500 ml के करीब गैसेस को इनहेल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमम इनहेलेशन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। तो यह बात याद रखिएगा कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे लिए ये जो क्वांटिटी है एयर की ये इनसफिशिएंट है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमें हैवी वर्क के दौरान मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत है। और हमने फर्स्ट ईयर में सेलुलर रेस्पिरेशन में बड़ी डिटेल में ये बात डिस्कस की है कि मोर द ऑक्सीजन मोर विल बी द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड मोर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और एटीपी की जितनी ज्यादा प्रोडक्शन है वो टोटल डिपेंडेंट है आपकी बॉडी के एनर्जी यूनिट्स के साथ। आपको जो क्वांटिटी जो अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक एटीपी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जब एटीपी फॉर्मेशन को इंक्रीज करना है तो इसका मतलब ये कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करना है। इसलिए इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम नेचर ने हमारे लंग्स के अंदर इतनी स्पेस रखी है कि हम 3000 ml के करीब मजीद क्वांटिटी में गैसेस को इनहेल कर सके, यानी 3500 ml। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इनहेलेशन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डाटा है जिसके जरिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को। ठीक है, इसके अलावा भी डाटा कैलकुलेट किया जाता है कि लंग्स कैपेसिटी कितनी है, एक्सहेलेशन कैपेसिटी कितनी है, लेकिन वो डाटा आपकी किताब में गिवन नहीं है। ठीक है, आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ लंग्स कैपेसिटी के हवाले से टाइडल वॉल्यूम और एडिशनल इनटेक ऑफ द एयर को डिस्कस किया गया। ठीक है, जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से एग्जामिनेशन में और एंटी टेस्ट के हवाले से यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने इसकी वैल्यूज को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कि हमारा जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, सांस लेने का जो अमल है, इस दौरान हम गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं फ्रॉम द बॉडी। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये प्रोसेस वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? क्या ये प्रोसेस वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? अब यहां पे दो तरह का आंसर आता है कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है इट इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बात, ब्रीदिंग प्रोसेस इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, क्योंकि हम सांस लेते हैं सो मैनी टाइम्स तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम सांस ले भी रहे हैं कि नहीं। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इस तरह हम सो रहे हैं, हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल में ही नहीं है, सांस हम फिर भी ले रहे हैं। इसका मतलब ये कि ब्रीदिंग इज इनवॉलेंट्री, बट ओकेजनली द ब्रीदिंग कैन बी वॉलेंट्री। बाद औकात जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये वॉलेंट्री हो जाता है, यानी हम अपनी मर्जी से इस इनहेलेशन रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि देखें, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो बाद औकात हम इंटेंशनली डेप्थ ब्रीदिंग करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेस के दौरान हम देर तक अपना सांस रोक लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एट टाइम्स द ब्रीदिंग कैन बी कंट्रोल्ड वॉलंटियरली बट नॉट ऑल द टाइम्स। ये बात याद रखिएगा कि रूटीन प्रोसेस में, रूटीन लाइफ में ब्रीदिंग प्रोसेस इनवॉलंटरी है, बट एट टाइम्स इट इज वॉलंटरी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, एक्सरसाइजेस हैं, स्विमिंग के दौरान बाद औकात वॉलंटियरली, जब आप डाइव करते हैं इनटू द स्विमिंग पूल तो आप वॉलंटियरली सांस को रोक लेंगे। इसी तरह से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे डॉक्टर बाद औकात जब आपका चेस्ट एग्जामिनेशन करता है विद स्टेथोस्कोप,
तो वो आपको बोलता है कि आप लंबा सांस लें, सांस को खींचें, सांस को रोकें, वो जब आपका एग्जामिनेशन कर रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रीदिंग प्रोसेस को एट टाइम्स वॉलेंटरी भी कंट्रोल किया जा सकता है, बट नॉर्मली हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो इनवॉलेंटरी होता है, बट ओकेजनली यानी एट टाइम्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैन बी वॉलेंटरी। अब सबसे पहले तो यह बात याद रखें कि जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो मेजर कंट्रोल सिस्टम है वो है ब्रेन, ठीक है। जाहिर है जब भी हम कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे बॉडी के हवाले से तो पहला नाम जो हमारे माइंड में क्लिक करेगा वो ब्रेन का होगा, क्योंकि हमारा जर्नल कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में। और ये बात ठीक भी है, ठीक है। ब्रेन की थोड़ी सी डिटेल आपने मैट्रिक में पढ़ी है, मैं सिर्फ वो डिटेल यहां पे डिस्कस करूंगा जो ब्रीदिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल चैप्टर नंबर 17 में इसी सेकंड ईयर की किताब में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी ब्रेन में जो फोर ब्रेन है, ठीक है, इसमें हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स, नंबर 1। नंबर 2, फोर ब्रेन में हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है, और नंबर 3 हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में वन ऑफ द पार्ट्स इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसको मेड्यूला लिखा जाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसको मेड्यूला लिखा जाता है। लिविंग बॉडी को 3 मेजर एंगल से एग्जामिन किया जा सकता है। ये फ्रंट साइड है, वेंट्रल, हमारी जो बैक साइड है जहां पे बैकबोन होती है उसे डॉर्सल कहते हैं, वेंट्रल, डॉर्सल, और ये जो साइड्स हैं जहां पर ये हमारे बाजू अटैच हैं, साइडें, लेटरल साइड, ठीक है। तो 3 साइड्स जो है ना किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर की डिफाइन की जा सकती हैं। इसी तरह से मेड्यूला में भी वेंट्रल, डॉर्सल और लेटरल साइड्स को डिफाइन किया जा सकता है। यह बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है विच आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग। अब वन बाय वन इनकी डिटेल देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। हमारा जो इनवॉलेंटरी प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इसमें ज़ाहिर 2 तरह के फेजेस हैं। इसमें इनहेलेशन को भी कंट्रोल करना है और एक्सहेलेशन को भी कंट्रोल करना है। तो हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो इनहेलेशन को कंट्रोल करेगा, उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को इंस्पायरेटरी सेंटर का नाम दिया जाएगा, और हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो एक्सहेलेशन को कंट्रोल करेगा, उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक्सपायरेटरी सेंटर का नाम दिया जाएगा, ठीक है। यह बात याद रखिएगा कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो इनवॉलेंटरी यानी नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो रेट ऑफ इनहेलेशन और रेट ऑफ एक्सहेलेशन है, इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर, इट लाइज इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये किसमें लाई करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। सो मेड्यूला इज एक्टिंग एज रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। मेड्यूला, द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, इज एक्टिंग एज रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। अब इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में हमारे पास जो वेंट्रल पार्ट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। इसलिए इंस्पायरेटरी सेंटर फॉर ब्रीदिंग
lies in the ventral part of medulla. Inspiratory center for breathing lies in the ventral part of medulla. ठीक है, और जो एक्सपायरेटरी सेंटर है यानी जो रेट ऑफ एक्सलेशन को नॉर्मली कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरली कंट्रोल करता है, इट लाइज इन डॉर्सल एंड लेटरल साइड्स ऑफ मेड्यूला. ठीक है, इट लाइज ऑन डॉर्सल एंड लेटरल साइड्स ऑफ मेड्यूला. ठीक है, तो डॉर्सल एंड लेटरल साइड्स ऑफ मेड्यूला आर एक्टिंग एज एक्सपायरेटरी सेंटर. ठीक है भाई, तो यह बात याद रखिएगा कि इनहेलेशन और एक्सलेशन को इनवॉलंटरली यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा. इंस्पायरेटरी सेंटर लाई करता है वेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन में, वेंट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला में, और ये जो वेंट्रल पार्ट है ना ये नीचे की तरफ होगा, इसलिए उसने किताब में लिखा है वेंट्रल या लोअर पार्ट. जबकि एक्सपायरेटरी सेंटर लाइज इन डॉर्सल एंड लेटरल पार्ट्स ऑफ मेड्यूला. तो डॉर्सल सरफेस जो है वो अप साइड पे होती है, इसलिए उसने टॉप लिखा हुआ है इसके साथ, और वेंट्रल जो है वो साइड्स पर होती है. ठीक है, साइडें, इसलिए इसको ब्रैकेट में उसने साइड्स लिखा है. तो ये डिफरेंट रीजंस हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के जो ड्यूरिंग इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस यानी नॉर्मल कंडीशंस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. अब जो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा जो वॉलंटरी कंट्रोल सेंटर है ये सारे का सारा सेरिब्रम में है. हमारा कोई भी वॉलंटरी एक्शन है, मसलन मैंने इस पेन को उठा के ऊपर फेंकना है मर्जी से, ये वॉलंटरी सेंटर, मेरे हाथ की वॉलंटरी मूवमेंट सेरिब्रम ने कंट्रोल करनी है. मैं किसी से बात करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता, ये भी वॉलंटरी एक्शन है. इट इज आल्सो द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रम. तो ये बात याद रखिएगा कि सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये तमाम किस्म के वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है. यही वजह है कि हमारे जो ब्रीदिंग सिस्टम है इसका जो वॉलंटरी कंट्रोल है इट लाइज इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. वॉलंटरी कंट्रोल लाइज इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो हमारा सेरिब्रम वॉलंटरी कंट्रोल प्रोवाइड करता है. जैसे मैंने आपको मिसालें दी कि जब आप स्विमिंग करेंगे तो डेप्थ यानी डाइविंग के दौरान आपने सांस को खुद रोकना है, यह फंक्शन किसका है? सेरिब्रम का. आपने एक्सरसाइज के दौरान डीप ब्रीदिंग करनी, शॉर्ट ब्रीदिंग करनी है, विदहेल्ड करना है ब्रीदिंग सिस्टम को, तो ये सारे का सारा जो वॉलंटरी मैकेनिज्म है इट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है भाई, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है इस पे बेशुमार फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस ब्रीदिंग सिस्टम पे इंफ्लुएंस करता है उसमें एक बड़ा नाम हमारे इमोशंस का है. आपको पता है कि हमारे इमोशन जो है ना हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं. मैं इसकी मिसाल देता हूं. आपका रिजल्ट आया, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है. व्हाट विल बी द कंडीशन? यू विल बी चीयरिंग अप, खुशी से चीख रहे होंगे, आपके दिल की धड़कन तेज हो चुकी होगी, एंड यू विल बी फीलिंग कि आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो गया. एक बंदा है, उसको अचानक जो है ना बिजनेस में झटका लगता है, बहुत बड़ा लॉस होता है. क्या होगा? उसकी आंखें हैरत से खुली होंगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा सदमे से, और उसका दिल इस तरह लगेगा जैसे उसका दिल बैठ रहा है, उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग कम होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि इमोशंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने में हमारे इमोशंस का एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है. ठीक है, तो इमोशंस को लिम्बिक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. सो लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन इज प्रोवाइडिंग अ कंट्रोल सिस्टम इनडायरेक्टली फॉर ब्रीदिंग. क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और इमोशंस के थ्रू रेट ऑफ ब्रीदिंग को कम या ज्यादा किया जा सकता है. ठीक है भाई, तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक्स थे. ये तो छोटा सा टॉपिक विद रेफरेंस टू एमसीक्यूज है.
लेकिन ये वाला जो टॉपिक है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग का जो टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों हवाले से एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज।